हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लेसन ऑफ क्लासेस। आज हम बात करेंगे रूलिंग द कंट्री साइड के अगले पार्ट के बारे में, जो हमें बताता है कि ब्रिटिश रूल ने कैसे इंडियन फार्मर्स की जिंदगी को बदल दिया, स्पेशली अंडर द टॉपिक क्रॉप फॉर यूरोप। सो लेट्स डाइव इनटू आवर टुडेज टॉपिक। ब्रिटिशर्स ने जब इंडिया को अपनी कॉलोनी बनाया, उन्होंने इंडियन एग्रीकल्चर को अपने फायदे के लिए पूरी तरीके से एक्सप्लॉइट किया। दे प्रोमोटेड स्पेसिफिक क्रॉप, बट द क्वेश्चन इज कैसे और क्यों। लेट्स अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। फोकस करेंगे कि ब्रिटिशर्स ने कौन से क्रॉप्स उपजाने में फोकस किया और कहां। जूट, जो रोप्स और बैग बनाने के काम आता है, बंगाल में कल्टीवेट किया गया। आसाम बिकम फेमस फॉर टी। यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ आसाम टी, राइट? ये वही टाइम था जब ब्रिटिशर्स ने आसाम को टी प्लांटेशन के लिए फेमस बनाया। यूनाइटेड प्रोविंसेस, जो आज का उत्तर प्रदेश है, वहां शुगर केन की फार्मिंग पर जोर दिया गया। पंजाब में वीट और कॉटन, स्पेशली पंजाब को ग्रेन बॉल बनाने के लिए ब्रिटिशर्स ने यहाँ वीट की फार्मिंग को प्रमोट किया। और मद्रास यानी कि तमिलनाडु में राइस की फार्मिंग पर ज्यादा फोकस किया गया। ब्रिटिशर्स ने इंडिया के एक एक रीजन को क्रॉप स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग डिवाइड कर दिया था, और ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ यूरोप के लिए था। अब ये कैसे होता था? तो ब्रिटिशर्स का प्लान बहुत ही सिंपल था। परसुएशन, प्रेशर और सम टाइम फोर्स, यानी कि इंडियन फार्मर को या तो कन्विंस करते थे या उन्हें मजबूर किया जाता था टू ग्रो दिस स्पेसिफिक क्रॉप्स। फॉर एग्जाम्पल, बंगाल में ओपियम और इंडिगो की कल्टीवेशन के लिए फार्मर को प्रेशर में डाला गया। इंडिगो को यूरोप में डाइज के लिए और ओपियम को चाइना के साथ ट्रेड करने के लिए यूज किया जाता था। तो इस टॉपिक को समझने के लिए हम एक क्रॉप को डिटेल में समझते हैं, इंडिगो। इंडिगो ने बंगाल के फार्मर्स के लिए क्या मुसीबत खड़ी की थी? ब्रिटिशर्स ने फार्मर को कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के थ्रू इंडिगो उगाने पर मजबूर किया। बहुत बार फार्मर को फेयर प्राइस नहीं मिलती थी और उन्हें अपनी मर्जी के अगेंस्ट इंडिगो ग्रो करना पड़ता था। ये एक ऐसी स्ट्रैटेजी थी जिससे ब्रिटिशर्स अपने प्रॉफिट बढ़ाने में लगे थे, जबकि फार्मर्स को कोई फायदा नहीं होता था। इस तरह के सख्त कानून के वजह से ब्रिटिशर्स ने इंडिया का एग्रीकल्चर लैंडस्केप को बदल के रख दिया और फार्मर की जिंदगी को और मुश्किल कर दिया। ये दोनों इमेज जो आप देख रहे हैं, ये कॉटन प्रिंट को डिपिक्ट करती है। इनमें जो एक कॉमन फैक्टर है वो है इंडिगो, एक डीप ब्लू डाई। इंडिगो को इंडिया के कई रीजन में कल्टीवेट किया जाता था और इसका ट्रेड ब्रिटिश के लिए बहुत ही प्रॉफिटेबल था। ब्रिटिशर्स ने इंडिगो को बंगाल, बिहार और साउथ इंडिया में बहुत ज़्यादा कल्टीवेट करवाया, क्योंकि यूरोप में इसकी डिमांड बहुत ही ज़्यादा थी। कॉटन फैब्रिक को डाई करने के लिए इंडिगो को एक्सटेंसिवली यूज किया जाता था। ये जो आप फिगर देख रहे हैं, फिगर 5, ये एक कलमकारी प्रिंट है जो आंध्र प्रदेश के लोकल वीवर्स ने बनाई है। कलमकारी एक ट्रेडिशनल इंडियन आर्ट फॉर्म है जहां आर्टिजियन नेचुरल डाइज का यूज करते थे और इन डाइज को हैंड प्रिंटेड डिजाइन बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। कलमकारी प्रिंट में डीप ब्लू, रेड और येलो जैसे नेचुरल कलर का यूज होता था। इंडिगो, जो इस प्रिंट का मेन एलिमेंट है, उसे नेचुरल प्रोसेस के थ्रू कपड़ों पे लगाया जाता था। ये कलाकारी ना सिर्फ इंडिया में पॉपुलर थी, बल्कि ब्रिटिश पीरियड टाइम में यूरोप के लिए भी एक्सपोर्ट होती थी। और यहाँ पे दूसरा पिक्चर, फिगर 6, जो एक फ्लोरा कॉटन प्रिंट है, ये विलियम मॉरिस के थ्रू डिजाइन किया गया था, जो 19th सेंचुरी के एक मशहूर ब्रिटिश पोएट और आर्टिस्ट थे। ये प्रिंट्स नेचर इंस्पायर्ड डिजाइन दिखाता है और इनमें भी इंडिगो डाई का काफी यूज किया गया है। और इसके डिजाइन ब्रिटिश टेक्सटाइल इंडस्ट्री में बहुत ही पॉपुलर थे, लेकिन जो रॉ मटेरियल जैसे कॉटन और इंडिगो डाई वो इंडिया से आते थे। ये फैब्रिक यूरोप में तो फेमस थे, पर इनका मेन सोर्स इंडियन एग्रीकल्चर था। इन दोनों फिगर में एक इंटरेस्टिंग कनेक्शन है। इंडिगो डाई, जो एक तरफ इंडियन आर्टिजियन की कलमकारी प्रिंट्स को डिफाइन करता है और दूसरी तरफ विलियम मॉरिस के फ्लोरा डिजाइन में भी प्रोमिनेंट था। ये बताता है कि कैसे इंडियन रिसोर्स ब्रिटिश इकोनॉमी और आर्टिस्टिक इंटरेस्ट के लिए जरूरी था। अब बात करते हैं ग्लोबल कनेक्शन की। तो इंडिया 19th सेंचुरी में दुनिया का सबसे बड़ा इंडिगो सप्लायर था। ब्रिटिश टेक्सटाइल इंडस्ट्री को जो इंडिगो मिलता था वो ज्यादातर इंडिया प्लांटेशन से आता था, यानी जो इंडिगो विलियम मॉरिस के प्रिंट में यूज होता था उसका सोर्स इंडिया था।
ये पूरी कहानी हमें बताती है कि कैसे इंडिगो कल्टीवेशन का इंडिया में बहुत बड़ा रोल था और ब्रिटिश कॉलोनियल रूल के टाइम पे इसका कितना इंपॉर्टेंस था ब्रिटिश टेक्सटाइल प्रोडक्शन के लिए। इंडियन फार्मर्स के लिए ये डाई उनकी जिंदगी और लाइवलीहुड को चेंज करने वाला फैक्टर बन गया, जबकि ब्रिटिशर्स के लिए ये एक प्रॉफिटेबल रिसोर्स था। अगर हम बात करें 13 सेंचुरी से, तो 13 सेंचुरी से ही इंडियन इंडिगो का यूरोप में यूज होने लगा था, स्पेशली इटली, फ्रांस और ब्रिटेन के क्लॉथ मैन्युफैक्चरिंग के लिए। लेकिन क्योंकि इंडिया की इंडिगो की सप्लाई बहुत ही लिमिटेड थी, ये बहुत एक्सपेंसिव था और सिर्फ छोटी क्वांटिटी में यूरोप तक पहुंचता था। इंडिगो के लिमिटेड सप्लाई की वजह से यूरोप क्लॉथ मैन्युफैक्चरिंग ने वुड का यूज किया, जो एक प्लांट था और जो नॉर्थ इटली, साउदर्न फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन में उगाया जाता था। वुड से ब्लू और वॉयलेट डाई बनाते थे, लेकिन इसका कलर बहुत ही पेल और डल होता था इंडिगो के रिच ब्लू कलर के कंपैरिजन में। वुड के जो प्रोड्यूसर थे, वो इंडियन इंडिगो से कंपटीशन से डरते थे। उन्होंने लॉबी किया कि इंडिगो का इंपोर्ट बैन कर दिया जाए ताकि उनका बिजनेस सेफ रहे। लेकिन यूरोपियन क्लॉथ डायर्स को इंडियन इंडिगो का क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा पसंद था और इसलिए उन्होंने इंडिगो को प्रीफर किया। 17th सेंचुरी के आसपास यूरोपियन क्लॉथ प्रोड्यूसर ने अपनी गवर्नमेंट को कन्विंस कर लिया कि इंडिगो के बैन को हटा दिया जाए। इसके बाद यूरोपियन नेशन ने अपने अपनी कॉलोनीज में इंडिगो को कल्टीवेट करना शुरू कर दिया। जैसे फ्रांस ने कैरेबियन में, पुर्तगाल ने ब्राज़ील में, इंग्लैंड ने जमाइका में और स्पेन ने वेनेजुला में इंडिगो प्लांटेशन एस्टैब्लिश किए। इंडिगो कल्टीवेशन को नॉर्थ अमेरिका में भी ग्रो किया गया, लेकिन इंडियन इंडिगो का इंपॉर्टेंस फिर भी ज़्यादा था क्योंकि ये सुपीरियर क्वालिटी प्रोवाइड करता था। तो आप देख सकते हैं, डिमांड फॉर इंडियन इंडिगो यूरोप में काफ़ी पुरानी थी। वुड के डल कलर को इंडिगो ने रिप्लेस किया और इवेंचुअली इंडिगो कल्टीवेशन और ट्रेड ने कॉलोनियल इकोनॉमी को काफ़ी अफेक्ट किया। इंडियन इंडिगो ने ना ही सिर्फ इंडियन एग्रीकल्चर को, बल्कि यूरोपियन टेक्सटाइल प्रोडक्शन को भी ट्रांसफॉर्म किया। 18th सेंचुरी के एंड तक ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का इफेक्ट देखने को मिला। कॉटन प्रोडक्शन मैसिवली एक्सपैंड हो गया और इसके साथ ही डाइज की डिमांड बढ़ने लगी, स्पेशली इंडिगो के लिए, जो क्लॉथ डाई में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता था। इस दौरान वेस्ट इंडीज और अमेरिका से इंडिगो सप्लाई कोलैप्स होने लगी। 1783 से 1789 के बीच में ग्लोबल इंडिगो प्रोडक्शन लिटरली हाफ हो गई। वजह थी प्लांटेशन इशू और सप्लाई चेन प्रॉब्लम। अब क्योंकि इंडिगो का डिमांड फुलफिल नहीं हो रहा है, ब्रिटिश क्लॉथ डायर्स के लिए इंडिगो का नया सोर्स खोजना बहुत ही जरूरी हो गया था। और क्योंकि इंडिया पहले से ही हाई क्वालिटी इंडिगो के लिए फेमस था, ब्रिटेन का फोकस इंडिया पे शिफ्ट हो गया। अब इंडिया ब्रिटिश टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए प्राइमरी सोर्स बन गया, क्योंकि यहाँ से उन्हें इंडिगो का सप्लाई को फुलफिल किया जा सकता था। इंडस्ट्रियल बूम के टाइम पर जब बाकी सप्लाई चेन फेल हो गया, इंडिया ने यूरोप में इंडिगो के बढ़ते डिमांड को पूरा करने में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। इंडिया से एक्सपोर्ट होने वाले इंडिगो ब्रिटिश फैक्ट्री के लिए इसेंशियल बन गया, यानी कि बहुत ही ज़रूरी बन गया। और यही वजह है 18th सेंचुरी के आखिरी दिनों में बंगाल में इंडिगो कल्टीवेशन काफ़ी रैपिडली यानी कि तेज़ी से एक्सपैंड होने लगा। बंगाल ने धीरे धीरे ग्लोबल इंडिगो मार्केट को डोमिनेट कर दिया। अगर देखा जाए तो 1788 में सिर्फ 30% इंडिगो ब्रिटेन में इंपोर्ट किया जाता था इंडिया से, लेकिन 1810 तक ये जो 30% का फिगर है, ये बढ़ के 95% तक पहुंच गया, जो दिखाता है कि ब्रिटिशर्स के लिए बंगाल एक प्राइमरी इंडिगो सप्लायर था। जैसे जैसे इंडिगो ट्रेड फ्लॉरिश होने लगा, देश भर में फैलने लगा, ईस्ट इंडिया कंपनी के कॉमर्शियल एजेंट और ऑफिशियल ने इंडिगो प्रोडक्शन के लिए बहुत ही भारी मात्रा में इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया। बहुत सारे कंपनी ऑफिशियल ने तो अपने जॉब को छोड़ दिया और फुल टाइम इंडिगो प्लांटर्स बन गए। इंडिगो प्रोडक्शन के हाई प्रॉफिट पोटेंशियल ने काफ़ी स्कॉटमैन और इंग्लिशमैन को इंडिया की तरफ अट्रैक्ट किया। ये लोग यहाँ आके अपने इंडिगो प्लांटेशन को स्टैब्लिश करने लगे
और जो लोग कैपिटल के बिना आए थे यानी कि बिना पैसे के आए थे, उनको ईस्ट इंडिया कंपनी और जो नए इमर्जिंग बैंक्स थे उनसे लोन दिया गया ताकि वो अपना प्लांटेशन स्टार्ट कर सके। ये रैपिड एक्सपेंशन और बढ़ते हुए प्लांटर्स ने बंगाल और इंडिया के दूसरे रीजन को इंडिगो कल्टीवेशन का एक हब बना दिया और ये ट्रेंड 19th सेंचुरी के दौरान और ज्यादा स्ट्रांग होते गया जब ब्रिटेन का डिमांड कंटिन्यूसली बढ़ता रहा। इंडिगो कल्टीवेशन इंडिया में दो मेन सिस्टम के थ्रू होता था, निज और रियोटी सिस्टम। आज हम पहले निज सिस्टम की बात करेंगे, जिसमें प्लांटर्स मतलब जो बाहर से आए थे वो डायरेक्टली अपने कंट्रोल्ड लैंड यानी कि जिन लैंड पे उनका कंट्रोल था उस पे इंडिगो ग्रो करते थे। निज सिस्टम में प्लांटर्स या तो लैंड खरीदते थे या जमींदार से रेंट पे लेते थे। फिर ये लोग लेबर को हायर करते थे ताकि इंडिगो उगाया जा सके। प्लांटर्स डायरेक्टली अपनी लैंड पे कंट्रोल रखते थे और अपना प्रोडक्शन को मैनेज करते थे। लेकिन निज कल्टीवेशन का कुछ मेजर चैलेंजेस भी था। सबसे बड़ा चैलेंज था लिमिटेड लैंड अवेलेबिलिटी। इंडिगो फर्टाइल लैंड पे उगाया जाता था, लेकिन ऐसे लैंड पे लोग पहले से सेटल्ड थे और वहां पे फार्मिंग कर रहे थे। इस वजह से प्लांटर्स को काफी छोटे और स्कैटर्ड मतलब बिखरे हुए प्लॉट्स मिलते थे, जबकि इंडिगो को ग्रो करने के लिए उनको लार्ज और कॉम्पैक्ट ब्लॉक्स की जरूरत थी, यानी कि एक बड़े जमीन की जरूरत थी और एक साथ वो जमीन होना चाहिए था। जमीन को एक्सपैंड करने के लिए प्लांटर्स अपनी फैक्ट्रीज के आसपास के लैंड को लीज करने की कोशिश करते थे, जिसमें पीजेंट को उनकी लैंड से इविक्ट करने के केसेस भी सामने आते थे, जो लैंड डिस्प्यूट और कॉन्फ्लिक्ट को बढ़ावा देता है। दूसरा जो प्रॉब्लम था वो था लेबर का शॉर्टेज होना। इंडिगो कल्टीवेशन और राइस कल्टीवेशन एक ही सीजन में होता था, जिससे लेबर के लिए कंपटीशन बढ़ जाता था। प्लांटर्स को एक बहुत ही बड़ा लेबर फोर्स चाहिए होता था, लेकिन उसी टाइम पर ये पीजेंट्स अपने राइस फील्ड में बिजी रहते थे। एक और चैलेंज था प्लॉक्स और बुलॉक्स का। एक बीघा इंडिगो कल्टीवेट के लिए 2 प्लॉक्स की जरूरत होती थी। अगर प्लांटेशन 1000 बीघा का होता तो उसके लिए 2000 प्लॉक्स और बुलॉक्स की जरूरत होती। इतने बड़े नंबर में एक्वायर करना और मेंटेन करना बहुत ही मुश्किल भरा काम था। पीजेंट्स भी अपने प्लॉट्स प्रोवाइड नहीं कर पाते थे, क्योंकि उनका अपना काम राइस फील्ड में होता था। देखा जाए निज सिस्टम में इंडिगो कल्टीवेशन के फायदे कम और चैलेंजेस बहुत ज़्यादा थे। लैंड, लेबर और रिसोर्स की कमी की वजह से प्लांटर्स को इस सिस्टम में काफ़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी। अब हम बात करते हैं रियोटी सिस्टम की, जिसमें प्लांटर्स ने पीजेंट यानी कि रियोट के लैंड पर इंडिगो उगवाए। ये सिस्टम निज से अलग था, क्योंकि इसमें रियोट अपनी लैंड पर इंडिगो ग्रो करते थे, लेकिन काफ़ी प्रेशर और मजबूरी के साथ। रियोटी सिस्टम में प्लांटर्स पीजेंट को यानी कि रियोट को कॉन्ट्रैक्ट साइन करने पे मजबूर करते थे, जिससे सट्टा कहा जाता था। कई बार ये प्रेशर विलेज हेडमैन पे भी होता था, जो रियोट के बिहाफ में साइन कर देते थे। जो रियोट मान जाते उन्हें कैश एडवांस दिए जाते थे लो इंटरेस्ट रेट पर, लेकिन उन्हें अपने जमीन का कम से कम 25% हिस्सा इंडिगो के लिए रिजर्व करना पड़ता था। प्लांटर्स रियोट को सीड्स और टूल प्रोवाइड करते थे और रियोट सॉइल प्रिपेयर करते थे और इंडिगो उगाते थे। हार्वेस्ट के बाद रियोट अपना इंडिगो प्लांटर्स को डिलीवर कर देते थे और नए लोन के लिए फिर से ये साइकिल शुरू कर दिया जाता था। शुरुआत में ये लोन पीजेंट्स को यानी कि रियोट को बहुत ही टेम्पटिंग लगता था, यानी कि बहुत ही आकर्षित लगता था, लेकिन जल्दी उसने इस सिस्टम की एक हार्श रियलिटी को समझा, यानी कि एक बहुत ही कठोर रियलिटी को समझा। रियोट ने रियलाइज किया कि जो प्राइस उन्हें इंडिगो के लिए मिलता था वो बहुत ही कम था और ये सिस्टम कभी ना खत्म होने वाले कर्ज के चक्रव्यूह में उन्हें फंसा रहा था, जिसमें वो बार बार लोन लेकर अपने ऊपर कर्ज के बोझ को बढ़ा रहे थे। एक और बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम थी लैंड की क्वालिटी, जमीन की क्वालिटी। प्लांटर्स ने रियोट से डिमांड किया कि वो इंडिगो को अपने सबसे उपजाऊ जमीन में उगाएंगे, लेकिन रियोट अपने फर्टाइल लैंड को राइस के लिए यूज करना चाहते थे। इंडिगो के डीप रूट यानी कि बहुत ही गहरे जड़ के कारण सॉइल का न्यूट्रिशन खत्म हो जाता था और हार्वेस्ट के बाद जमीन इतनी डिप्लीट हो जाती थी कि राइस उगाना मुश्किल हो जाता था। इससे
फूड प्रोडक्शन पे बहुत ही बुरा असर पड़ा और पीजेंट्स की सिचुएशन और ज़्यादा खराब होती गई। ये सिस्टम सिर्फ इकोनॉमिकली नहीं, एग्रीकल्चर और सोशल लेवल पे भी रियॉट्स के लिए डैमेजिंग था। रियॉट्स को मजबूरी में इंडिगो उगाना पड़ता था और इसके बदले उनका खुद का लाइवलीहुड और एग्रीकल्चर सफ़र करता था।